पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त ऐसा सियासी भूचाल आया है जिसने सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का नेतृत्व, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के कुछ सांसदों की बगावत। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। तृणमूल यानी टीएमसी के भीतर चल रही खींचतान अब खुले संघर्ष में बदलती दिखाई दे रही है। एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी है, दूसरी तरफ वही सांसद हैं जो कभी पार्टी के चेहरे माने जाते थे और अब आरोप लग रहे हैं कि ये नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी के करीब जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या टीएमसी में सिर्फ असंतोष है या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में किसी बड़े राजनीतिक पुनर्गठन की पटकथा लिखी जा रही है? क्या बागी सांसद वास्तव में पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं या फिर जैसा टीएमसी का आरोप है इसके पीछे बीजेपी की रणनीति काम कर रही है? इन्हीं सवालों के बीच टीएमसी सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी ही पार्टी के बागी सांसदों पर तीखा हमला बोला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्दों के तीर भी चले, राजनीतिक नैतिकता पर सवाल भी उठे और बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। आइए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल टीएमसी के कुछ सांसदों की गतिविधियों को लेकर पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर असहजता देखी जा रही थी। इसी बीच पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा लोकसभा स्पीकर को पत्र दिए जाने और बीजेपी नेताओं से मुलाकात की चर्चाओं ने विवाद को और बढ़ा दिया। अब यह मामला केवल संगठनात्मक असंतोष तक सीमित नहीं रह गया है। टीएमसी नेतृत्व इसे सीधे तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधि मान रहा है। अब आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कीर्ति आजाद ने क्या कहा। मां माटी मानुष की पार्टी तृणमूल के माध्यम से, दीदी के आशीर्वाद से और अभिषेक के समर्थन से, उनके गाइडेंस से हमारे 29 एमपीज जीत करके आए। सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। उसमें से एक का देहांत हो गया तो 28 बच गए। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए। सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। उसका आरोप लगा, सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए। एक स्वतः स्पष्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का 10वां नंबर उन्होंने बताया है और इसकी रूलिंग भी है कोर्ट में कि एनडीए एक गठजोड़ है, पार्टी नहीं है। पहली बात तो आपने बताया नहीं कि आपके नंबर कितने हैं, 2/3 हुए या नहीं हुए, नहीं तो आप अभी तक निकाल दिया होता। क्या चिट्ठी आपने स्पीकर को दिया वो बता दिया होता, वो सब चीजें मालूम नहीं। यदि मैं एक मान लूं, आपके झूठ को सच भी मान लूं कि आपके पास 20 है, 21 है, 22 है, तो आपको तो विलय करना पड़ेगा, आपको मर्ज करना पड़ेगा बीजेपी के अंदर। तो क्या बीजेपी के अंदर मर्ज करोगे और आपका वो कार्यकर्ता जो खून पसीना एक करता रहा, कुछ पहली बार बने, कुछ तीसरी बार बने, बहुत सारे एमपी तो चौथी बार बने हैं, क्या उन कार्यकर्ता को जब बीजेपी के गुंडे मारेंगे तो तुम उनके साथ बैठकर उनका समर्थन करोगे? उन कर्मियों को तुम मार दे खाते में देखोगे? इस प्रकार की गद्दारी, जिस थाली में खाया उसी में छेद। तो कम से कम कुछ शर्म करो। बीजेपी में जाना है तो बोलो। तुम तो वैसे ही भूपेंद्र यादव के यहां थे, शुभेंदु अधिकारी वहां बैठा हुआ था, और तुम किस चीज का इल्जाम लगा रहे हो? करप्शन का। अरे जिस आदमी को कैमरा पर देखा गया, नरेंद्र मोदी ने भाषण से बोला, क्या लाए हो, पैसा लाए हो, लाओ लाओ लाओ, कुछ इधर रखा कुछ इधर रखा, ये नरेंद्र मोदी का है, मेरा नहीं है। उसको तुमने उधार का सिंदूर अपने मांग में बीजेपी और आरएसएस बना करके 5 लाख का ब्राइब लेता हुआ, रिश्वत लेता हुआ देखा गया। उस उधार के सिंदूर को तुमने आरएसएस और बीजेपी ने अपने मांग में सजा लिया। तुमने तो ऐसे उधार का सिंदूर अपनी मांग में उड़ीसा में, बंगाल में भी किया, असम में भी किया। तो तुम किसकी बात करते हो? तुम में जरा भी गैरत है, तुम में जरा भी मोरालिटी है, तुम्हारे में जरा भी प्रॉपराइटी है तो खड़े होकर के बोलना कि हम तृणमूल के नहीं है। और तृणमूल के कार्यकर्ता अगर तुम्हारे क्षेत्र में मार खाएंगे तो ये कल्याण दा है, इनके नेतृत्व हम वहां जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे।
क्योंकि गद्दारी नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कीर्ति आजाद ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि पार्टी के 29 सांसद मां, माटी और मानुष के नाम पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। ऐसे में जो लोग आज पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें जनता के सामने जवाब देना चाहिए। कीर्ति आजाद ने सवाल उठाया कि अगर बागी सांसदों को पार्टी से शिकायत थी तो उन्होंने चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान यह बात क्यों नहीं कही। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद अचानक शिकायतों का सामने आना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर रॉय का उदाहरण देते हुए कहा कि कम से कम उन्होंने राजनीतिक नैतिकता का परिचय दिया और इस्तीफा दिया। कीर्ति आजाद ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि बागी सांसदों में भी राजनीतिक नैतिकता बची है तो उन्हें भी संसद पद से इस्तीफा देना चाहिए और फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर जनता का सामना करना चाहिए। अब बात करते हैं उस विवाद की जिसने राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा पैदा की है। यह विवाद लोकसभा स्पीकर को कथित रूप से भेजे गए पत्र को लेकर है। टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार द्वारा पत्र दिए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन कीर्ति आजाद ने दावा किया कि जिस पत्र का उल्लेख किया जा रहा है वह अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर कार्यालय की ओर से भी ऐसी किसी चिट्ठी के प्राप्त होने की पुष्टि नहीं की गई है। यहीं से राजनीतिक आरोपों का दौर और तेज हो गया। कीर्ति आजाद ने आरोप लगाया कि कुछ बागी सांसद बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। उन्होंने विशेष रूप से बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव के घर हुई मुलाकात का उल्लेख किया। उनका कहना था कि इस मुलाकात ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बागी सांसदों और बीजेपी के बीच किसी न किसी स्तर पर राजनीतिक संवाद चल रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी दावा नहीं किया कि कोई औपचारिक समझौता हो चुका है, लेकिन इतना जरूर कहा कि अब उन नेताओं की राजनीतिक दिशा स्पष्ट दिखाई दे रही है। कीर्ति आजाद ने यहां तक कहा कि जिन लोगों को कभी ममता बनर्जी अपना नेता मानती थी वे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानने लगे हैं। उन्होंने कहा कि व्यवहार और गतिविधियां यही संकेत दे रही हैं। काकोली घोष को लेकर भी उन्होंने तीखा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यदि काकोली घोष पहले ही पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुकी हैं तो फिर वे पार्टी की व्हिप कैसे हो सकती हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि व्हिप नियुक्त करने का अधिकार केवल पार्टी नेतृत्व के पास होता है, इसलिए उनकी ओर से की जा रही गतिविधियों को पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरने वाले बयान की। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बागी सांसदों पर हमला बोलते हुए उन्हें भगोड़ा और गद्दार तक कह दिया। उन्होंने कहा कि कुछ नेता सत्ता के बिना नहीं रह सकते, उन्हें सरकारी बंगला चाहिए, सरकारी गाड़ी चाहिए, सुरक्षा चाहिए और इन्हीं सुविधाओं को बनाए रखने के लिए वे राजनीतिक रास्ता बदल रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा कि उनके पास भले ही सत्ता की ताकत न हो, लेकिन उनके पास मां, माटी और मानुष की ताकत है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता, पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी संगठन ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उनका कहना था कि बीजेपी के पास केंद्र सरकार, जांच एजेंसियां और तमाम संस्थागत शक्तियां हो सकती हैं, लेकिन जनता का विश्वास अभी भी टीएमसी के साथ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू दल बदल कानून को लेकर सामने आया। कल्याण बनर्जी ने संविधान की 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि बाकी सांसद दल बदल कानून से बचना चाहते हैं तो उन्हें विधिक प्रक्रिया का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि केवल असंतोष जताने या अलग गुट बनाने से बात नहीं बनेगी। यदि वे वास्तव में टीएमसी छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें कानूनी रूप से किसी अन्य दल में विलय की प्रक्रिया अपनानी होगी। अब इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या टीएमसी के भीतर यह सिर्फ एक अस्थायी असंतोष है? क्या बागी सांसद कोई अलग राजनीतिक रणनीति बना रहे हैं? क्या बीजेपी वास्तव में इस पूरे घटनाक्रम का हिस्सा है जैसा कि टीएमसी आरोप लगा रही है, या फिर यह सब आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है और यदि यह टकराव आगे बढ़ता है तो इसका असर केवल टीएमसी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि राज्य की पूरी राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल टीएमसी नेतृत्व बागियों पर हमलावर है। बागी सांसद अपने रुख पर कायम दिखाई दे रहे हैं और बंगाल की राजनीति एक नए सियासी मोड़ पर खड़ी है।